मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग पिछले क्लास में प्रायद्वीपीय भारत का भौतिक भूभाग के बारे में पढ़े थे। जैसा कि आपको मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पूरा अच्छी तरीके से विधिवत प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग देख भी रहे होंगे सारा क्लासेस, क्योंकि यहाँ से मैप के माध्यम से अगर समझ लेते हैं आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी क्लास के ज्योग्राफी में या फिर कोई भी एग्जाम हो ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इस तरह हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एक चीज़ हम कल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप लोग ध्यान देंगे जो नेक्स्ट वाला वीडियो गया था इसके पहले वाला जस्ट, तो उसमें जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो तो हमने सही बताया था, अनाईमुडी नीलगिरी हमने बता दिया था, नीलगिरी चोटी पर है। तो यह नहीं, नीलगिरी चोटी पर ना होकर अन्नामलाई श्रेणी पर है। किस पे? अन्नामलाई। जो नीलगिरी की चोटी है वो दोद्दा बेटा है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पे स्थित है, जिसका नाम है दोद्दा बेटा चोटी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें अगर कमेंट किए होंगे तो उसको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस दी जाते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स से मिस्टेक ही होते हैं, खैर ह्यूमन से ही होते हैं मिस्टेक्स, तो वहाँ पे मिस्टेक हुआ है उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हम बताना ही चाह रहे थे वहाँ पे सही, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं, निकल गया अचानक से। तो याद रखेंगे, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह अनाईमुडी है, जो कि 2695 मीटर तक है ऊंचाई उसकी। 2695 मीटर उसकी ऊंचाई है, वह अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा, जो कि नीलगिरी श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, यह करेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग से कुछ क्वेश्चन हमने कल पूछा था, उसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे या फिर अपना कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, तो आज हम उसका जवाब बता देते हैं आपको। क्या था? कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है? यह कल का प्रश्न था, तो आपको बताना था। तो कुछ लोग बताए भी हैं और कुछ लोग नहीं बताए, तो जो नहीं बताए वो जान लें, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। इसका पूरा फुल डिस्कस हुआ है। आज हम लोग लगभग 13वां 14वां क्लास के अंदर हैं। ठीक है, बाकी सभी क्लासें जा रहे हैं, बस बिल्कुल मैप के माध्यम से आप लोग देखेंगे उसे। कोरवा क्या है? कोरवा हिमनद, गाद, सघन रेत, चिकनी मिट्टी का एक जमाव कह लीजिए, चिकनी मिट्टी का एक जमाव है। ठीक है, हिमनद या फिर गाद का रूप है, इसको जान लीजिए कोरवा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? आपको पता है उत्तराखंड का जो तराई वाला इलाका है नीचे वाला, वहां पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। केसर की खेती किस मिट्टी पर होती है? तो आपको पता होना चाहिए, केसर को जाफरान भी कहते हैं। और कोरवा पर, मतलब कोरवा एक मिट्टी है, मिट्टी का टाइप है, तो स्पेशल वह जम्मू कश्मीर में ही उसकी खेती होती है केसर की। केसर जो फेमस है जम्मू कश्मीर के नाम से ही फेमस है, जम्मू कश्मीर केसर के नाम से फेमस है, इसको याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे प्रोवाइड होता है, सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसका, तो आप बताएंगे। खेती होती है जम्मू कश्मीर में होती है, कोरवा मिट्टी में। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा एवं चराय शरीफ किस हिमालय पर स्थित है? आप लोग को कल क्वेश्चन पूछा गया था, तो बताएंगे आप लोग कश्मीर हिमालय पर स्थित है, कश्मीर हिमालय में। ठीक है, फूलों की घाटी हिमालय के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो आपको बताना था यह किस क्षेत्र में पड़ता है, तो बताएंगे कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ना, जो आपका अच्छा ये बताइएगा, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? आप लोग ये बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो आपको बताना था बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। चलिए, श्रीनगर, वहाँ पे हम दिल्ली बोल दिए थे कल, उसको भी करेक्ट कर लेंगे, दिल्ली नहीं, वहाँ पे गिलगिट था। ठीक है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो बताएंगे बुर्जिल दर्रा है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आया था तो उसको सही कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन लिए थे उस क्वेश्चन वाले बुक में ही गलत दिया था। ठीक है, तो हमने करेक्ट किया, तो वहाँ पे गिलगिट था। ठीक है, गिलगिट कर लेंगे। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो बता देंगे बुर्जिल दर्रा है। चलिए, तो इतनी सारी क्वेश्चन है, यह कल का हमने आपसे किया था। तो हमने प्रायद्वीपीय पठार में जो मध्यवर्ती पठार है, अरावली, पूर्वी राजस्थान, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, विंध्याचल, बघेलखंड, छोटा नागपुर और मेघालय के बारे में हमने जान लिया। आज हम लोग जानेंगे दक्कन के प्लेट्यू के बारे में, सतपुड़ा, महाराष्ट्र, महानदी, उड़ीसा, दंडकारण्य, पश्चिमी। पूर्वी हम लोग नेक्स्ट में ले लेंगे, अगर देखेंगे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि पूर्वी थोड़ा सा प्रोसेस का बड़ा है, तो पूर्वी पश्चिमी तो आज कवर कर देंगे, पूर्वी इसके तीसरे क्लास में हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो पश्चिमी तक हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पूर्वी हम लोग नेक्स्ट ले लेंगे। और कुछ यहाँ पे हम लोग दर्रे लिए हुए हैं जो कि दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू क्या क्या है, इसकी आकृति कैसी है, और सब कुछ यही सब पूछा जाएगा। अब यह ध्यान सुनेंगे, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है दक्कन प्लेटू, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। दक्षिण पठार कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी आकृति कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें अब ध्यान सुनेंगे। यह त्रिभुजाकार पठार पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य, राजमहल पहाड़ियां इधर पाई जाती हैं, आप लोग को कल बताया गया था अच्छे से। और मैकाल, सतपुड़ा, मैकाल, सतपुड़ा और पूर्वी आपका पश्चिमी घाटें, जो पश्चिमी घाटें हैं ये सब पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मैकाल और आपका इधर केंद्रीय जो लिखा हुआ केंद्रीय पठार, इसके अंदर यह सब आपके जो ये बीच वाले इलाके हैं दोस्तों, ये आपका दक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। अब इसकी अगर पूछा जाता है कि कितने एरिया इसकी कितनी है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो बताएंगे 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है यह वाला इलाका पूरा, देख रहे हैं यह वाला। इधर आपका महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इधर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, इधर आपका बुंदेलखंड मध्य प्रदेश पड़ जाता है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, मतलब इधर वाले इलाके में पूरा आपका फैला हुआ है। थोड़ा बहुत राजस्थान की तरफ भी आ जाता है, गुजरात की तरफ। तो इतनी सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। इसकी फैलाव कहाँ तक है ये हमने आपको बताया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, पीएससी यूपीएससी में पूछा जा सकता है आपसे, और एनटीपीसी वगैरह में पूछा जा सकता है। इसकी ऊंचाई अगर बोला जाता है, इसकी ऊंचाई एवरेजली कितना है, तो बताएंगे 500 से 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु वाले राज्य में विस्तृत है, जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है, पहले तो यह जान लेंगे। इस जो पठार है आपका दक्कन प्लेट्यूस, इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। इस पठार का आधार प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। प्राचीन रवेदार शैल, पूरे शैल का नेक्स्ट मतलब पिछली क्लास में आप लोग देख सकते हैं, पूरे चट्टान के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, कैसे कौन सी चट्टानें किस युग में बनी हैं, सब बताया गया है, आप लोग देखेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, जो आपका दक्कन प्लेटू है, यह गोंडवाना का भाग है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, जो अफ्रीका से टूटकर ऊपर की तरफ 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ वह मूव कर रहा है पर ईयर के हिसाब से, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्टजाइट शैलें मिलती हैं इस दक्कन प्लेटू में, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन भारत के रूर के नाम से किसे जानते हैं, कल बताए थे हम आपको, छोटा नागपुर के पठार के, ठीक है बच्चों। और आगे पढ़ा जाए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सतपुड़ा श्रेणी। पहला आपका सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए सतपुड़ा श्रेणी की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी आप लोग देख लें कहाँ फैला हुआ है, इसके बारे में फुल डिटेल देखते हैं। देखिए सतपुड़ा श्रेणी यह पर्वत माला नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। पहले तो यह जान लीजिए, जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बिल्कुल ऊपर मतलब कि उत्तर में नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी, दोनों नदियां, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और निकलती हुई यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुई कहाँ पे गिर जाती है, आपका अरब सागर में गिरती है और गार्ज बनाती है। जैसे कि आपको पता है कि जो पूरब प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, मतलब कि एक वृक्ष जैसे आकृति बनाती है, डेल्टा की जैसे यहाँ से आई नदियां और ऐसे बना दिया, ऐसे इसे डेल्टा बोलते हैं, इस तरह आना डेल्टा होता है। लेकिन ये गार्ज बनाती हैं, गार्ज बनाने वाली नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, पश्चिम में आके गिरती हैं अरब सागर में, और जो आपका डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं वो किधर गिरती हैं, पूर्व में, ठीक है, याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि पूछा जाता है आपको तीन नदियां दे देगा, 4 नदियां दे देगा, उसमें से एक नदी रहेगा जो गार्ज बनाने वाली रहेंगी, जैसे आपका नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, इसको दे देगा, और बाकी सब इनमें से कोई एक रहेगा नर्मदा और ताप्ती में से, और बाकी 3 रहेंगी जो डेल्टा बनाने वाली रहेंगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आप इसमें गार्ज बनाने वाली नदी कौन है, या फिर इसमें जो डेल्टा नहीं बनाती वो नदी कौन सा है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग याद रखेंगे। एक तो यह पूछा जा सकता है आपसे, यह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती हैं, तो अमरकंटक से आप बता देंगे। इसके बारे में हम लोग नदी के वाले वीडियो में करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता हो गई कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। पश्चिम में
इसी सतपुड़ा के पश्चिम में, बिल्कुल सतपुड़ा के पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से आरंभ होती है। याद रखेंगे, जो पश्चिम है सतपुड़ा का पश्चिम, राजपीपला, याद रखेंगे राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है तथा पूर्व के उत्तर पूर्व में आगे सतपुड़ा महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पहाड़ियों द्वारा बनती है। इसको याद रखेंगे, जो छोटा नागपुर पहाड़ी है यह वाला, इसमें अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो मैकाल हो गया आपका, और आपका महादेव पहाड़ियां हो गई, जो कि इसको जोड़ देती हैं सतपुड़ा को छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसके पश्चिम में, सतपुड़ा के पश्चिम में आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, राजपीपला की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये इतनी बातें अगर याद हैं तो हम लोग आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, सतपुड़ा यानी कि इस पर्वतमाला का विस्तार 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। 21 डिग्री ये आपका अक्षांशीय रेखा होती है, ये आपका देशांतरी लाइन होती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो लैटिट्यूड है उसे हम लोग अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। तो 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच में आपकी सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है उत्तर में। इसको याद रखेंगे, 21 से 24 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। इसको याद रखेंगे। इसकी औसत ऊंचाई अगर बात करें, औसत ऊंचाई की, तो 770 मीटर बताएंगे। सतपुड़ा श्रेणी में चोटियों की औसत ऊंचाई बताएंगे 770 मीटर है। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट है धूपगढ़। क्या है दोस्तों? धूपगढ़ याद कर लेंगे, धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंचा है और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव एक श्रृंखला है सतपुड़ा का, जिस पर सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है। इसको याद रखेंगे। दूसरी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक चोटी पर है, जो कि मध्य प्रदेश वाले इलाके में पड़ता है। लगभग 100, अगर देखा जाए 1066 मीटर उसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची की 1350 मीटर और दूसरी सबसे ऊंची सतपुड़ा श्रेणी की कौन सी है तो बताएंगे 1066 मीटर ऊंची अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी है, मतलब उस शिखर का अमरकंटक चोटी है। इसको याद रखेंगे, जहां से आपकी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। महानदी भी उसी जगह से निकलती है, सोन नदी भी उसी जगह से निकलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों महानदी, देखिए महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी तीनों एक ही जगह से निकलते हैं। इसको याद रखेंगे। महानदी इधर चली जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ उड़ीसा होते हुए, सोन नदी ऊपर की तरफ गंगा से मिल जाती है और नर्मदा नदी इधर आ जाती है आपकी पश्चिमी घाटी की तरफ अरब सागर में गिर जाती है। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो याद रखिएगा, इसके समीप से ही नर्मदा तथा सोन नदी निकलती है, तो पता ही आपको। जो अमरकंटक है इसके समीप से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती हैं। इसके बाद दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, जो आपका सतपुड़ा श्रेणी है उत्तरी ढाल पर, सतपुड़ा के उत्तरी ढाल मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यह सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर, यह वाला ढाल उत्तरी ढाल पर नर्मदा तथा दक्षिणी ढालों पर, यह पूछा गया है एक एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लेंगे। उत्तरी ढाल पर सतपुड़ा और दक्षिणी ढाल पर बेनगंगा, वर्धा, ताप्ती नदियां बहती हैं। ठीक है, उत्तरी ढाल पर नर्मदा और दक्षिणी ढाल पर बेनगंगा, ताप्ती और आपका वर्धा नदियां बहती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र वाले पे, महाराष्ट्र पठार पर। अब इसका विस्तार देखेंगे तो कोंकण तट, आपको पता होना चाहिए कोंकण तट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। कोंकण तट होला, मालाबार तट इधर वाला होता है, तो कोंकण तट हो गया। ये सब कैसे कहाँ से कहाँ तक तट होते हैं कोंकण तट, जैसे कि आपका देखा जाए तो महाराष्ट्र वाला इलाका पूरा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र वाला इलाका पूरा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार अगर देखा जाए तो नहीं, मालाबार आपका यहाँ से गोवा से लेकर केरल तक जाना जाता है दोस्तों, गोवा से लेकर केरल तक मालाबार जाना जाता है। और कोंकण तट पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका होता है, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र का पूरा उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर, गोवा के उत्तरी छोर तक आपका कोंकण तट होता है। गोवा से लेकर केरल तक मालाबार तट होता है। फिर यहाँ से अगर आ जाए तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के छोर तक कोरोमंडल तट होता है। उत्कल तट उड़ीसा वाला होता है। तो इस तरह ये तट होते हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो आपका इसका विस्तार है महाराष्ट्र का, तो बताएंगे कोंकण तट तथा सह्याद्री को छोड़कर, कोंकण तट यह वाला देख रहे हैं कोंकण तट, और सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में कोंकण तट की बात करें, यह वाला तट मतलब बिल्कुल तट वाला इलाका, इसको छोड़कर और सह्याद्री वाला मतलब कि नीचे वाला इलाका,
यह छोड़कर पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्लेटू स्थित है। क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग इसमें यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दें तो उत्तर वाला, इधर वाला सॉरी पूर्व वाला, इधर पूरा प्लेटू है, इधर पूरा प्लेटू मतलब चोटियां हैं, और बिल्कुल इधर वाला तल समतल है। तो बस वही चीज बोल रहा है कि कोंकण वाला तट छोड़कर पश्चिम वाले इलाके में महाराष्ट्र वाला जितना भी इलाका है पश्चिमी तट पर पूरा आपका महाराष्ट्र प्लेटू फैला हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र की उच्च भूमि के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के पठार को 5 इकाइयों में बांटा गया है। ध्यान सुनेंगे, पहला लिख लेंगे अजंता की पहाड़ियां, फिर गोदावरी की पहाड़ियां। गोदावरी कहाँ से निकलती है आप बताएंगे। गोदावरी महाराष्ट्र से ही कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है, और निकलती है यहाँ से, और गोदावरी घाटी बनाते हुए आपका आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप लोग बताएंगे, इसको हम नदी वाले पूरे चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन आप लोग एक बता देंगे कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बताएंगे, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम इसको बता देंगे आपको। ठीक है, तो आप बताइएगा यहाँ से गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के किस जगह से, किस स्थान से निकलती है। और इतना तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र से जब निकलती है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए आपका कहाँ पे आ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गोदावरी नदी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे इसको। ठीक, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, इस तरह नदियां आती हैं जिसको हम लोग नदी में डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए 5 श्रेणियों में बांटा गया है, 5 इकाइयों में महाराष्ट्र प्लेटू को बांटा गया है। पहला है अजंता की पहाड़ियां, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है अहमदनगर बालाघाट, याद रखेंगे अहमदनगर बालाघाट तीसरा, चौथा है आपका भीमा बेसिन, क्या नाम है, भीमा बेसिन, याद रखेंगे, और 5वां है महादेव उच्च भूमि। तो पूछ लिया जाता है महादेव उच्च भूमि किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप बताएंगे इसी जगह पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में बालाघाट श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी पूछा जाता है। हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र किस प्लेटू में पाया जाता है या फिर किस राज्य में स्थित है, तो आप बता देंगे महाराष्ट्र वाले राज्य में स्थित है, या फिर महाराष्ट्र वाले राज्य में स्थित है, या फिर महाराष्ट्र प्लेटू पर स्थित है। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी। चलिए, और एक चीज और याद रखेंगे, सतमाला श्रेणी भी इसी जगह पाया जाता है। सतमाला और हरिश्चंद्र श्रेणी, और उसके बाद आपका बालाघाट श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ही पाई जाती हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं महानदी बेसिन की बात करते हैं। जो ये आपका दिख रहा है ये वाला उत्कल तट, चिल्का वाला, यह महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये पूरा महानदी बेसिन के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उसी जगह महानदी बहती है उड़ीसा में, तो महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान, मतलब छत्तीसगढ़ से ही महानदी नदी बहती हुई जाती है उधर, तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग भी कहते हैं महानदी बेसिन को, इसको याद रखेंगे, जो यहाँ से निकलती है और उड़ीसा में गिर जाती है। तो जो आपका महानदी बेसिन है उसे छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग भी कहता है, इस नाम से भी उसको पुकारा जाता है। यहाँ अर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीच शैलों द्वारा कह लीजिए कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें थी, बस वही सब सारी चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जैसे नीस हो गया, नीस शैल हो गया आपका, और आपका ग्रेनाइट शैल हो गया, और आपका एक अर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई, अर्कियन चट्टानें, तो ये सब आ जाती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। तो यह इसमें ही पाए जाते हैं आपके महानदी बेसिन में, इसको याद रखेंगे दोस्तों। अब ये शिवनाथ, हसदो, मांड नदी और महानदी के बेसिन में ही यह सब पाई जाती हैं, इसको याद रखेंगे। कौन कौन सी, मांडा नदी, हसदो नदी और शिवनाथ नदी। शिवनाथ, इसको याद रखेंगे। ये तीनों नदियां इसी बेसिन में, या फिर कह लीजिए महानदी के बेसिन में पाई जाती हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आप लोग याद रखेंगे लोईमी पठार, पेंड्रो पठार, क्या नाम है उसका, धूरी पठार, याद रखेंगे। झूरी पहाड़ियां या फिर छुरी पठार के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। छुरी पहाड़ियां या फिर छुरी पठार के नाम से जाना जाता है उसे, छुरी पहाड़ियां आप लोग याद रखेंगे। छुरी पहाड़ियां और रायगढ़ पहाड़ियां, यह सब इसी वाले बेसिन में पाए जाते हैं, आपके महानदी वाले बेसिन में। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं उड़ीसा उच्च भूमि। इसमें बस थोड़ा सा जान लेंगे उड़ीसा उच्च भूमि में, ज्यादा नहीं जानना है इसमें। उड़ीसा उच्च भूमि यह आपका उत्कल तट, जो उड़ीसा उच्च भूमि है उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे यह चीज। और इसे हम लोग कह लीजिए इसके उत्तरी उच्च भूमि में, इसके उत्तरी उच्च भूमि में आपका कह लीजिए कि सबसे ऊंची चोटी कह लिए मेंडमानी करके आता है जो दोस्तों, जो कि 1100 जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ का उड़ीसा उच्च भूमि का,
वो आपका 1157 मीटर के आसपास में ऊंची है, इसको याद रखेंगे। और 1169 मीटर के आसपास में ऊंची है। जो आपका उत्तरी उड़ीसा बेसिन वाला क्षेत्र है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी 1169 मीटर में है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1156-59 के आसपास में है। इसको आप लोग याद रखेंगे। बस यहाँ से यही सब जानना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने को है। उड़ीसा उच्च भूमि और आपका महानदी वाले में। अब हम लोग आ जाते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य वाला क्षेत्र। अब देखिए दंडकारण्य वाला क्षेत्र जो है दोस्तों, यह वाला क्षेत्र ध्यान से देखेंगे। दंडकारण्य पहले देख लीजिए किस क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पश्चिमी इलाका, उड़ीसा का पश्चिमी इलाका, छत्तीसगढ़ इधर आ जाता है, जो कि यूपी, महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सबसे बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ वाला। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार 8,907 किलोमीटर तक फैला हुआ है। याद रखेंगे, सॉरी 8,907 नहीं, 87,077 याद रखेंगे। 87,000 नहीं, सॉरी दोस्तों, 89,077 इतना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र, दंडकारण्य वाला प्लेट्यूज 89,077 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किस वाले क्षेत्र में, तो बताएंगे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का उत्तरी भाग और आपका इधर आ जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में यह फैला हुआ है। बस इससे इतना ही क्वेश्चन बन जाता है कि यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है दंडकारण्य, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कर्नाटक पठार। कर्नाटक यहाँ देखिए लिखे नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कर्नाटक पठार। जो आपका यह वाला इलाका है कर्नाटक वाला, गोवा के नीचे कर्नाटक आता है, कर्नाटक के नीचे केरल आ जाता है। तो कर्नाटक वाला पठार की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक तथा केरल के कुछ भाग पर विस्तृत है कर्नाटक पठार। इसको याद रखेंगे कि कर्नाटक पठार कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे कर्नाटक तथा केरल के ऊपरी भाग पर कर्नाटक पठार विस्तृत है, जिसमें आर्कियन से लेकर आधुनिक युग तक, इस समय तक जो भी चट्टानें हैं, जो भी शैलें हैं, सब मिलती हैं। आपको पता है दोस्तों, कर्नाटक में ही आपका सोने की खान पाई जाती है। आप सबका नाम बता देंगे, जो कर्नाटक में सोने की खान है सबका नाम बताएंगे आप, ठीक है, कमेंट करेंगे। क्योंकि हम आर्कियन वाले जब चट्टान पढ़ा रहे थे इस सब क्रम के, तो उसमें सब कुछ डिस्कस हुआ था। आप लोग इसको थोड़ा सा इजली न लेकर इसे थोड़ा सा आप लोग सेंसियरिटी लीजिए, सेंसियरी तरीके से लीजिए और इसका अच्छे तरह से गहन अध्ययन करिए। ठीक है, जो पिछला क्लासेस लिया गया है उसका भी आप लोग अच्छे से अध्ययन करें और इसका जवाब दें। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग दें। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है कर्नाटक पठार का, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो पूछ लिया जाता है, तो बताएंगे 600 से लेकर 900 मीटर तक है औसत ऊंचाई, ये याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका एक इसमें और आ जाता है जो आपका मूल्यांकन। एक चीज़ याद रखेंगे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताएंगे, मुल्यानगरी है, जो कि 1925 मीटर तक है ऊंची है। 1925 मीटर तक ऊंची बाबा बुदन पहाड़ियों श्रेणियों पर स्थित मुल्यानगिरी पहाड़ी सबसे ऊंची है, जो कि कर्नाटक प्लेटू पे पड़ता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख, क्या बताएंगे, कुंद्रेमुख, जो कि 1892 मीटर है, जो कि कर्नाटक प्लेटू पर ही स्थित है। इसको याद रखेंगे। कर्नाटक प्लेटू फिर से देख लीजिए, कर्नाटक में और केरल के उत्तरी इलाके में फैला हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, जिस पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम बाबा बुदन है, उसी की सबसे ऊंची चोटी आप बताएंगे कौन सी है, तो मुल्यानगिरी, जो कि 1925 मुल्यानगरी याद रखेंगे, मुल्यानगरी जो कि 1925 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख नाम से याद रखेंगे, जो कि 1892 मीटर तक ऊंचाई है। अब आ जाते हैं दोस्तों पश्चिमी घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग डाल के लिख लेंगे। पश्चिमी घाटी, पूर्वी घाटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर पश्चिमी घाटी अभी पढ़ लेते हैं, पूर्वी घाटी हम लोग बाद में पढ़ते हैं ना, इसको याद रखेंगे। यह कोंकण है ना, कोरोमंडल नहीं, कोरोमंडल तो आपका इधर हो गया ना, कोरोमंडल आपका तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक हो गया, यह वाला इलाका कोरोमंडल हो गया। और यह कोंकण वाला तट है, यह कोंकण तट है। अब इसके बाद यह नीचे वाला जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालाबार तट, कोंकण तट, सौराष्ट्र तट। और यह वाला इलाका जो आपका है
यहाँ से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर तक वह जाना जाता है आपका कोरोमंडल के नाम से। इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कोरोमंडल और कोंकण में, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे। कोंकण फिर से सुन लीजिए, महाराष्ट्र वाला इलाका गोवा से लेकर इतना, और इसके बाद मालाबार, फिर इसके बाद यहाँ पे कोरोमंडल, ठीक है, यह सौराष्ट्र हो जाता है। तो पश्चिमी तट दोस्तों इसी भाग में फैला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे, सौराष्ट्र से लेकर मालाबार तक, ठीक है। इसकी संरचना ताप्ती नदी के मुहाने से, आपको पता है ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, बिल्कुल लगभग आपका 800 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की, आप लोग जानते होंगे। ताप्ती नदी आपका यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी है दोस्तों, अमरकंटक का इधर पहाड़ी है जो, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं और 3 दिशाओं में जाती हैं। ऊपर की तरफ गंगा से मिलती है सोन नदी, दक्षिण से मिलने वाली गंगा में, दक्षिण से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है तो बताएंगे सोन नदी, ठीक है। यमुना भी तो आती है, दक्षिण से मिलती है, लेकिन वह सबसे बड़ी नदी, अगर पूछा जाता है दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो कि देखिए उत्तर से आती है, दक्षिण में मतलब दक्षिण से मिलती है, लेकिन ये दक्षिण से ही जाके मिलती है, तो दोनों में अंतर है। उत्तर से जाकर दक्षिण से जाके मिलने वाली नदी यमुना नदी, जो कि आपकी गंगा से मिलती है, और दक्षिण से ही होके जाने वाली आपका अमरकंटक श्रेणीसर, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी है। और यहाँ से महानदी चली जाती है इधर, और आपका ताप्ती तो थोड़ा सा नीचे से आती है, नर्मदा नदी इधर चली जाती है, गुजरात वाले इलाके से होते हुए आपका अरब सागर में गिर जाती है। तो बस उसी जगह से आपका ताप्ती नदी निकलती है। तो आप लोग याद रखेंगे जो पश्चिमी घाटी है वो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और यह 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना दोस्तों। तो इतनी बातें आप लोगों को पता हो गया। अब एक चीज जानिए, जो आपका यह वाला क्षेत्र है, यहाँ तो आपका ताप्ती नदी के बेसिन से लेकर, मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो काथवाड़, इसे जानते हैं काथवाड़ तट के नाम से, और यह वाला कोंकण, ठीक है, और यह वाला मालाबार तट, इसके नाम से मालाबार तट, ये याद रखेंगे, ठीक है। और इधर वाला आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, और यह वाला आंध्र कोस्ट, और यह वाला आपका उत्कल तट, ठीक है। ध्यान से फिर सुनेंगे, काथवाड़ गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के बिल्कुल यहाँ तक, फिर जो आपका महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है गोवा तक कोंकण, फिर गोवा से केरल तक मालाबार, फिर तमिलनाडु वाला क्षेत्र पूरा आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल, फिर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश वाला आंध्र कोस्ट, फिर उत्कल कोस्ट उड़ीसा वाला। तो इतना याद रखेंगे, या पूर्वी घाट हो गया या पश्चिमी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट आपका ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब आगे चलते हैं। इसमें तो यह पूछा जाता है कहां से कहां तक फैला हुआ है और कौन सा तट उत्तर में है, पश्चिम में है, या सेट करने के लिए बोल देगा। तो आप लोग को याद रखना है सौराष्ट्र काथवाड़ तट, फिर उसके दक्षिण में आपका कोंकण, फिर उसके दक्षिण में मालाबार। इस तरह आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। अब ये चीज याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर लंबा यह पूरा पश्चिमी तट है आपका। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहला क्षेत्र लंबी सबसे आपको पता है 2500 किलोमीटर तक हिमालय वाला क्षेत्र यह फैला हुआ है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसकी चोटियां, जो पश्चिमी घाट की चोटियां हैं दोस्तों, 1200 मीटर तक ऊंची हैं, औसत ऊंचाई उसकी 1200 मीटर तक है, इसको याद रखेंगे। गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, गिर का वन क्षेत्र भी पाया जाता है, गिर वन अभ्यारण्य भी पाया जाता है, और गिर की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं गुजरात वाले इलाके में, इसको याद रखेंगे। जो गिर वन अभ्यारण्य है वह एशियाटिक लायन के लिए, या फिर कह लीजिए आपका सिंह के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। गुजरात के कच्छ में लूनी नदी विलुप्त हो जाती है, मतलब कि यहाँ से अरावली से निकलती है और लूनी नदी यहाँ पे आके अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, मतलब वहाँ पे दलदली स्थान बना देती है, जो कि जैव विविधता के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाता है, जैव विविधता के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वह क्षेत्र हम लोग का, ठीक है, जहाँ से नमक वगैरह भी काफी मिलते हैं। इसके बाद
गुजरात के, ये तो जान लिए गिर की पहाड़ियां कहाँ तक पाई जाती हैं। जो एशियाई सिंह हैं वो भी गिर वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, मैक्सिमम पाए जाते हैं भारत के उसी जगह। और जो आपका दक्षिणी सह्याद्री है, पहले तो एक चीज देख लीजिए, जो आपका उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच से एक अक्षांशीय लाइन जाती है, उस अक्षांश को किस अक्षांश से नाम से जाने जाते हैं, तो बताएंगे 16 डिग्री, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है दक्षिणी सह्याद्री उत्तरी सह्याद्री को विभाजित करती है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब देखेंगे जो दक्षिणी सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है, आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। याद रखेंगे, जो नीस चट्टानें होती थी उससे हुआ था, तो जो सैल होते थे नीस वाले, जो कि बहुत ज्यादा तपन के बाद बनती थी नीस चट्टानें, उससे हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग में बताए थे आपसे कि नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले इलाके में फैली हुई हैं। इसको याद रखेंगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले इलाके में नीलगिरी की पहाड़ियां फैली हुई हैं, जो कि पश्चिमी तट पूर्वी तट को जोड़ती हैं आपस में। ठीक है, पूछा जा सकता है पश्चिमी तट पूर्वी तट को जोड़ने वाली कौन सी श्रेणी है, तो बताएंगे नीलगिरी श्रेणी है। नीलगिरी श्रेणी पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा पाया जाता है। आप लोग उसको याद रखेंगे, दोद्दा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसको याद रखेंगे, जो कि 2625 के आसपास में मीटर में है, 2625-26 के आसपास में उसकी ऊंचाई है। उसी से थोड़ा सा ज्यादा अन्नामलाई श्रेणी भी इसी जगह पाई जाती है, दक्षिण भारत में, केरल वाले और तमिलनाडु वाले इलाके में। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु अन्नामलाई श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई श्रेणी पर अनाईमुडी के नाम से जाना जाता है, जिसका ऊंचाई है 2695 मीटर। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब एक चीज याद रखेंगे, यह चीज अगर आपसे पूछा जाता है कि दोनों पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जोड़ने वाली श्रेणी कौन सी है, तो बताएंगे अन्नामलाई नहीं बताएंगे कभी, अन्नामलाई गलत हो जाएगा। अब बताएंगे नीलगिरी श्रेणी। ठीक है, नीलगिरी पर है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा स्थित है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है। यह सब सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर अगर आपसे पूछ लिया जाता है उत्तरी सह्याद्री का, तो बताएंगे कालसुबाई है, जो कि 1646 मीटर है। एक चीज और ध्यान देंगे, जो आपका यही है यह आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट और इधर वाला मालाबार तट के बिल्कुल यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है, जिसको जाना जाता है कोर्डमम की पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी वही है। इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम एक चीज बता रहे हैं आपसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाता है तो बताएंगे कालसुबाई 1646 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं दोस्तों, मीटर, 1646 मीटर कालसुबाई है, जो कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री का दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर 1438 मीटर है, महाबलेश्वर 1438 मीटर है। इसको याद रखेंगे। अब देखिए कुछ दर्रे हैं जो कि दक्षिण भारत के, इसको याद रखेंगे। थालगाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग को जोड़ती है। याद रखेंगे, थालगाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ये 3 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कंफ्यूजन भी होता है। पालघाट दर्रा तो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी के बिल्कुल बीच में है, वही जोड़ती है, दोनों को जोड़ती है पालघाट दर्रा। अन्नामलाई यहाँ पे। अब यह पूछा जाता है आपसे कि जो पालघाट मतलब कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि हम नीलगिरी से होते हुए, अन्नामलाई से होते हुए केरल से तमिलनाडु जाते हैं। ठीक है, रोड मार्ग, रेल मार्ग द्वारा। ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे हम रोड मार्ग और रेल मार्ग से होते हुए केरल से तमिलनाडु जाते हैं, और वह दर्रा नीलगिरी से होते हुए जाती है और अन्नामलाई से होते हुए जाती है। तो आप बताएंगे वह दर्रा कौन सा है, पालघाट दर्रा है। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर यहीं पे भोरघाट दर्रा आ जाता है, यहीं पे भोरघाट दर्रा, जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ती है आपस में, मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ती है। इसको याद रखेंगे। मुंबई पुणे बेलगांव रोड और रेल मार्ग भी उसी दर्रे से होकर जाती है। इसको याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका थालगाट दर्रा थोड़ा सा ऊपर है, जो मुंबई नागपुर के हिसाब से, मुंबई और नागपुर को जोड़ती है। मुंबई नागपुर से अगर हमको कोलकाता जाना हो तो हमको इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। किससे? थालगाट दर्रे से। थालगाट दर्रा, भोरघाट दर्रा,
और यहाँ पे आपका आ जाता है पालघाट दर्रा। फिर से सुन लिए, थालघाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग को जोड़ती है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। इसके बाद भोरघाट दर्रा मुंबई, पुणे, बेलगांव रेल मार्ग और रोड मार्ग को जोड़ती है। इसके बाद आ जाता है पालघाट दर्रा जो कि नीलगिरी और आपका अन्नामलाई सेड़ी से होकर हमको केरल से तमिलनाडु जाने का रास्ता प्रदान करती है। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बिल्कुल अन्नामलाई सेड़ी पर है, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो इतनी सारी चीजें रही। आपका पश्चिमी घाटी मतलब घाटी खत्म हो गया, पूर्वी घाट बचा हुआ है। पूर्वी घाट हम लोग एक लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में उसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। और बाकी क्लासेस भी चल रहे हैं, हिस्ट्री के आपके चल रहे हैं, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, पॉलिटी के, सारे क्लास चल रहे हैं। आप लोग देखिए, नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखें और अपना फायदा उठाएं फ्री क्लासेस का। तो थैंक यू दोस्तों।